हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे समाजशास्त्र का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एमिल दुर्कheim। अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो आपके पेपर में 4 से 6 क्वेश्चन आना हमेशा तय होता है एमिल दुर्कheim से। और जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे स्टेट हो चाहे बीपीएससी टीआरई 4। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, आज मैंने सारे क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो जो आपका सिलेबस है 15 यूनिट का, उसमें जितने भी टॉपिक्स मेंशन है उस सारे टॉपिक्स डिटेल में कवर करते हुए आपको 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, अलग से आपको एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी, पूरी कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा जिसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेगा, जीके जीएस मैथ रीजनिंग लैंग्वेज पेपर जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स, साथ में जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा। आपको पता होगा कि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आपके पास काफ़ी कम टाइम है। जो आपको नोट्स दिया जा रहा है, जो मैं आपको बताऊंगा, जो गाइड करूंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, अगर आप उतना कंप्लीट कर लेते हो अच्छे से तो आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि उसके सिवा कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं करना पड़ेगा। कंटेंट जो आपके सिलेबस में पूछता है अगर बस उतना करना है, आपको सब कुछ लेकर बैठना नहीं है, तो सब कुछ आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में, जो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एमिल दुर्कheim का जन्म किस वर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन है 1850, 1858, 1860 या 1870। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी आंसर बी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। एमिल दुर्कheim का जन्म 1858 के फ्रांस के एपनल में एक यहूदी विद्वान के परिवार में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा 1858 फ्रांस में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एमिल दुर्कheim की मृत्यु कब हुई थी? 1910, 1917, 1920 या 1925। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो डेली आपको वीडियो आपके सिलेबस अकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है डेली चाहते हो डेली आपको वीडियो मिले और आपके एग्जाम से पहले सारा सिलेबस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाए, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि वीडियो आपके लाइक और शेयर पे डिपेंड करता है कि वीडियो आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, 1917। एमिल दुर्कheim की मृत्यु जो होती है 1917 में पेरिस में हुई थी। जब वो सरबोन विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे तब उनकी मृत्यु हुई थी 1917 में, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एमिल दुर्कheim की कौन सी पुस्तक समाज में श्रम विभाजन पर चर्चा करती है? कोई भी क्वेश्चन मैं वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट नहीं कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ कि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं, तो हर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि विच बुक बाय दुर्कheim डिस्कसेस द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। पहला ऑप्शन सुसाइड, जो 1897 में आया था। इस डेट को भी याद रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि एमिल दुर्कheim की सबसे फेमस पुस्तक जिसका नाम है सुसाइड कब प्रकाशित हुई थी, तो 1897 में। इस डेट को भी याद रखिएगा। सेकेंड ऑप्शन है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, 1893। या ऑप्शन नंबर सी, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, 1912। या ऑप्शन नंबर डी, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मैथड, 1895। तो क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। ये सारे पुस्तक का डेट भी याद रखना या नोट डाउन कर लेना, या आप नोट्स लोगे तो उसमें आपको मेंशन मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो कि 1893 में प्रकाशित हुई थी, जिसके अंदर यांत्रिक और कार्बनिक एकजुटता पर चर्चा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, एमिल दुर्कheim की आत्महत्या पर पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? जस्ट मैंने आपको कहा था कि एमिल दुर्कheim की जो फेमस पुस्तक है सुसाइड, उसका प्रकाशित डेट आप नोट डाउन कर लेना, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और अगला क्वेश्चन है आपके पूछ लिया गया है, तो आप मुझे बताइए कि कब प्रकाशित हुई थी? 1893, 1895, 1897 या 1912। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो भी आंसर बी बता रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, 1897।
जो कि समाजशास्त्र में सांख्यिकी विधि का पहला बड़ा उपयोग माना जाता है आत्महत्या पुस्तक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एम एल दुर्खिम ने एल एंड सोशोलॉजिकल पत्रिका कब प्रकाशित की थी, कब स्थापित की थी, आपको ये बताना है। 1895, 1898, 900 या 1912, 1912। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। 1898 एम एल तुर्की ने ये पत्रिका शुरू करी जो कि समाजशास्त्रीय अनुसंधान को बढ़ावा देने वाली थी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है कि एम एल दुर्किम के अनुसार सामाजिक तथ्य क्या है। व्हाट आर सोशल फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू एम एल दुर्किम। इन ऑप्शन को पढ़िए और राइट आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। एक्सटर्नल नॉर्म डेट कोर बिहेवियर। इसका मतलब है सामाजिक तथ्य बाहरी होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। जो व्यक्तित्व का व्यवहार होता है वो बाध्य करता है, जैसे कि कानून या रीति रिवाज। एम एल दुर्किम ने सामाजिक तथ्य को चीजों की तरह मानने की बात किस पुस्तक में करी थी। पहला ऑप्शन है द डिविजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द सोसाइट, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मैथड, या ऑप्शन नंबर डी द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मैथड। जो कि इस पुस्तक में एम एल दुर्किम ने कहा था कि सामाजिक तथ्यों का अध्ययन चीजों की तरह वैज्ञानिक रूप से करे। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्र में एम एल दुर्किम का दृष्टिकोण क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन व्याख्यात्मक, सकारात्मकवादी, संघर्षवादी, या प्रतीकात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एम एल दुर्किम के सिद्धांत में सामूहिक चेतना क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कलेक्टिव कॉन्शियस इन एम एल दुर्किम थ्योरी। इन ऑप्शन को पढ़िए और राइट आंसर बताइए। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाज के सजा विश्वास और मूल्य। आपका राइट आंसर होगा क्योंकि सामूहिक चेतना समाज के जितनी भी सजा विश्वासों का समूह होता है जो कि एकजुटता बनाए रखती है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, एम एल दुर्खिम ने समाजशास्त्र की पहली प्रोफेसरशिप किस विश्वविद्यालय ने संभाली थी। पहला ऑप्शन है सोरबोन, बोर्डो विश्वविद्यालय, एकोल नॉर्मल सुप्रियर, या पेरिस विश्वविद्यालय। इनको पहली बार समाजशास्त्र की पहली कुर्सी कब मिली थी, आपको ये बताना है किस यूनिवर्सिटी में मिली थी। तो डेट भी याद रखना 1914, ठीक है। 1914 वो टाइम था जब इनको एम एल दुर्खिम को पहली बार बोर्डो विश्वविद्यालय में एम एल दुर्खिम को समाजशास्त्र की पहली कुर्सी मिली थी, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एम एल दुर्खिम के अनुसार यांत्रिक एकजुटता क्या है। तो मैंने आपको जस्ट बताया था कि व्हाट इज द मैकेनिकल अकॉर्डिंग टू एम एल दुर्खिम। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक समाजों में समानताओं पर आधारित। जस्ट मैंने आपको मेंशन किया था। कार्बनिक एकजुटता किस प्रकार के समाज की विशेषता है। पहला ऑप्शन पारंपरिक, ऑप्शन बी है आधुनिक, औद्योगिक, या जनजातीय, या कृषि आधारित। तो
क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, मॉडर्न इंडस्ट्रियल, क्योंकि आधुनिक औद्योगिक समाजों में विशेषीकृत कार्यों की परस्पर निर्भरता से आती है। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। इन मैकेनिकल सोलिडरिटी लॉ इज मैनली, यांत्रिक एकजुटता में कानून मुख्य रूप से क्या होता है? क्वेश्चन आसान है, इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा, दमनकारी होता है। क्यों होता है दमनकारी? क्योंकि यांत्रिक एकजुटता में दमनकारी जो होते हैं वो कानून अपराधों को दंडित कर सामूहिक चेतना को मजबूत करने का कार्य करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना, चाहे आपका PPCTR 4 हो, चाहे स्टेट सेकंड फेज, हर एक अपडेट आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा, क्योंकि इस एग्जाम में हर दिन एक नए नए अपडेट आते रहते हैं। साथ में क्लासेस का नोटिफिकेशन, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा इस ग्रुप को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है। यांत्रिक में कार्बनिक एकजुटता में परिवर्तन का कारण क्या है? जनसंख्या में कमी, श्रम विभाजन में वृद्धि, युद्धों में वृद्धि या धर्म में डिक्लाइन? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, इंकरेजिंग डिवीजन ऑफ लेबर। एनोमिक श्रम विभाजन से क्या तात्पर्य है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है एनोमिक श्रम विभाजन से रिलेटेड। तो याद रखिएगा, एनोमिक श्रम विभाजन में नैतिक नियमन की कमी से जो भी आपकी सामाजिक अराजकता होती है वो पैदा होती है। ठीक है, जिसका मतलब है लैक ऑफ मोरल रेगुलेशन। ठीक है, नैतिक नियमन की कमी, ऑप्शन नंबर बी। विच टाइप ऑफ सुसाइड अकर ड्यू टू लो सोशल इंटीग्रेशन, कम सामाजिक एकीकरण के कारण कौन सा आत्महत्या का प्रकार होता है? पहला ऑप्शन है परोपकारी, अहंकारी, एनोमिक या घातकवादी। देखो आजकल आपने बहुत देखा होगा कि जिनका एज नहीं होता, जो टीनेजर होते हैं, जो कम एज में शादी कर लेते हैं, लव मैरिज हो, तो उनके अंदर जो अहंकारी आत्महत्या होता है उनके रिलेशन में सबसे ज़्यादा होते हैं। जो शादी नहीं किए हुए लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, उनके अंदर अहंकारी आत्महत्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, परोपकारी आत्महत्या से जुड़ा कौन सा है? कमजोर समूह बंधन, समूह में अत्यधिक एकीकरण, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन सी आर्थिक संकट, या ऑप्शन नंबर डी अत्यधिक नियमन। देखो, परोपकारी मतलब क्या होता है? परोपकारी मतलब होता है कि खुद से इंसान अपने आप को बलिदान देता है। ऐसे इंसान कहाँ मिलता है? ऐसे इंसान मिलता है अपने जो देश के लिए जो सैनिक होते हैं, जो खुद को बलिदान देते हैं, वो खुद को अपने आप को उनको पता होता है कि मैं बॉर्डर पर जा रहा हूँ तो मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है। वो सब कुछ जानते हुए भी अपने आप को उसके प्रति काम करना कहलाता है परोपकारी। ठीक है, तो परोपकारी आत्महत्या में व्यक्ति समूह को लिए खुद को बलिदान कर देता है, जैसे कि सैनिकों में आप देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एनोमिक आत्महत्या कब होती है? मजबूत नैतिक नियम से, तेज सामाजिक परिवर्तन से, मजबूत पारिवारिक बंधन या सैन्य कर्तव्य? देखो, एनोमिक आत्महत्या का मतलब होता है कोई अगर आर्थिक संकट आ गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया और इंसान सुसाइड कर लेता है। आपने बहुत बार देखा होगा न्यूज़ ऐसा कि बहुत लोगों ने फाइनेंशियल लोन ले लिया हुआ, लोन चुकाने के पैसे नहीं है उनके पास, इतना एक्सटर्नल प्रेशर है कि वो पूरा फैमिली के साथ सुसाइड कर लेते हैं। उसे कहा जाता है एनोमिक आत्महत्या। ठीक है, तो इसको लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रैपिड सोशल चेंज। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा सोसाइटी में, क्योंकि दिखावा इतना करना है कि भले आपके पास बैंक बैलेंस है कि नहीं है, लेकिन शो ऑफ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। शो ऑफ किसको करना है? जिसको हम जानते नहीं है, उसको दिखाने के लिए हम अपने आप से कर्जा लेते हैं, लोगों को दिखाने के लिए कि मेरे पास इतना कुछ है, और बाद में आप फाइनेंशियल स्टेबल के कारण आप सुसाइड कर लेते हो। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, घातकवादी आत्महत्या के कारण क्या होता है? कम नियमन, अत्यधिक नियमन, कम एकीकरण या उच्च व्यक्तिवाद? देखो, घातकवादी आत्महत्या क्या होता है? घातक
वादी आत्महत्या होता है जैसे कि कोई पहले के ज़माने में जो राजा के दास हुआ करते थे, या फिर कैदी होते हैं जो किसी के अंदर आप काम कर रहे हो, मतलब गुलाम बन के रह रहे हो, तो अपने लाइफ से तंग आकर अपने आप को आत्महत्या कर लेते हैं, उसे कहते हैं घातकवादी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सेसिव रेगुलेशन। अगला क्वेश्चन है, एमएल दुर्कheim ने आत्महत्या दरों का अध्ययन किस विधि से किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आत्महत्या हो रहे हैं उसका स्टडी किस मेथड से किया गया था, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, एस्थेटिकल एनालिसिस। मतलब क्या होता है? तो एमएल दुर्कheim में जो सांख्यिकीय डाटा होता है, जैसे कि विवाह, धर्म के आधार पर, या बहुत सारे डाटा होते हैं, उनकी बेसिस पे आत्महत्या के सामाजिक तथ्य को सीड किया, और उन्होंने नंबर बताया कि किस रीजन से इतने सारे आपके सुसाइड हो रहे हैं आपके समाज में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमएल दुर्कheim ने आत्महत्या के दरों का अध्ययन किस विधि से करा था, तो याद रखिएगा एस्थेटिकल एनालिसिस से किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एमएल दुर्कheim के अनुसार धर्म क्या है? इंडिविजुअल बिलीफ है, या सोशल फैक्ट है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट है, या पॉलिटिकल टूल है? तो एमिल दुर्कheim जो देखो, हर इंसान के अकॉर्डिंग धर्म अलग अलग हो सकता है, लेकिन एमिल दुर्कheim के अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो एमिल दुर्कheim जो धर्म था, एक तरह के सामाजिक तथ्य मानते थे, जो समाज को एकजुट बनाने का काम करता है, ना कि व्यक्तिगत विश्वास को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। एक धर्म जो होता है वो सोशल फैक्ट होता है। अगला क्वेश्चन जो आपको बताना है कि एमिल दुर्कheim के सिद्धांत में पवित्र और अपवित्र के बीच भेद क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और साथ में आउट ऑफ 21 आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ये भी आपको बताना है। जिसका भी आंसर सही होगा उस कमेंट को मैं लाइक करूंगा, मेंशन भी कर दूंगा क्या राइट आंसर होगा। आप यहाँ क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन 30 क्वेश्चन का सेट है, जिसमें आपको एमिल दुर्कheim से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन पेड नोट्स के अंदर मिलेगा, जो आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हो। साथ में आंसर भी मैंने काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, जिसे आप पढ़ने के बाद हर क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हो कि आंसर क्यों है, और सेट आप लगा सकते हो कि कितने क्वेश्चन आपने सही किया। इसको लेने के लिए सिर्फ आपको 500 पे करना पड़ेगा, जो डेली आपके पॉकेट मनी से काफ़ी कम है, और अपना भविष्य और अपने बिहार में नौकरी ले सकते हो अगर आप सच में सीरियस हो तो। लेने के लिए आपको क्या करना है, तो बस इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सअप करना है। अगर आप चाहते हो डेली आपको वीडियो मिले, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको वीडियो को लाइक नहीं मिला, तो मैं वीडियो शायद ना बना पाऊँ, तो आपका सपोर्ट मुझे चाहिए अगर आप चाहते हो डेली आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मिले। अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो, उस टॉपिक के नाम आप मुझे मेंशन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे आपको देखना चाहते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।